नेपाल की सियासत और समाज में आज एक बड़ा बदलाव है। वहां अब जेन ज़ी यानी युवा पीढ़ी का प्रभाव बढ़ रहा है और उन्होंने आते ही कुछ कड़े फैसले लिए हैं, जैसे प्राइवेट कोचिंग को पूरी तरह से बंद कर देना। भारत का सांस्कृतिक प्रभाव वहां इतना गहरा है कि कई बार ये बड़े अजीबोगरीब तरीके से सामने आता है। नेपाल के बाजारों में ही देखिए, वहां बिकने वाले कुरकुरे के पैकेट पर बिना इजाजत भारत के मशहूर शिक्षकों की फोटो मिलेगी। लेकिन अपने आंतरिक मामलों में चाहे नेपाल कितने भी कड़े और स्वतंत्र फैसले क्यों न ले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एक ऐसी प्राकृतिक जेल में कैद है जिसकी दीवारें आसानी से तोड़ी नहीं जा सकती। देश का नया राजनैतिक आत्मविश्वास अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी सरकार अपनी देश का भूगोल नहीं बदल सकती। असल में नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है। इसका सीधा मतलब है कि इसकी सीमाएं किसी भी समंदर से नहीं जुड़ती, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे जरूरी चीज है। नेपाल 3 तरफ से भारत से घिरा है। पश्चिम में उत्तराखंड, दक्षिण में यूपी बिहार और पूरब में बंगाल सिक्किम इसे यू आकार में घेरते हैं। उत्तर में चीन का तिब्बत है, लेकिन उस तरफ का रास्ता पार करना लगभग नामुमकिन है। यही भौगोलिक ढांचा तय करता है कि नेपाल दुनिया के बाकी देशों के साथ अपना व्यापार कैसे करेगा और उसकी अर्थव्यवस्था किस रास्ते से चलेगी। अब सवाल ये उठता है कि जब नेपाल के पास कोई समुद्री तट नहीं है, तो अमेरिका या यूरोप से आने वाली भारी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान नेपाल तक पहुंचता कैसे है। इस तस्वीर में दिख रहे कोलकाता बंदरगाह को देखिए। इस पूरी सप्लाई के लिए नेपाल भारत के इसी पोर्ट पर निर्भर करता है। दुनिया भर से सामान जहाज़ों में लदकर सबसे पहले यहीं उतरता है। यहाँ से इस सामान को ट्रकों में लादा जाता है और फिर ये ट्रक बिहार के रक्सौल बॉर्डर से होते हुए सीधे नेपाल की सीमा में प्रवेश करते हैं। नेपाल की पूरी रसद और सप्लाई चेन इसी कॉरिडोर के भरोसे चलती है। इसके बिना वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था और दैनिक आपूर्ति ठप हो जाएगी। तो क्या होगा अगर नेपाल भारत से दूर जाना चाहे? क्या चीन नेपाल की रसद और व्यापार ज़रूरतें पूरी कर सकता है? नेपाल और चीन के बीच में माउंट एवरेस्ट और हिमालय की ये विशाल बर्फीली चोटियाँ खड़ी हैं। ये पहाड़ व्यापार के लिए एक ऐसी अभेद्य दीवार बनाते हैं जिसे ट्रकों और मालगाड़ियों से रोजाना पार करना संभव नहीं है। नेपाल की उत्तरी सीमा हमेशा से चीन से नहीं लगती थी। वहाँ पहले तिब्बत हुआ करता था, लेकिन 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिससे ये पूरी सीमा संवेदनशील हो गई। भूगोल चीन के पक्ष में नहीं है, इसीलिए जब वो सीधे तौर पर नेपाल को व्यापारिक मदद नहीं दे पाता, तो कूटनीतिक चालों का सहारा लेता और नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। इसी कूटनीति का नतीजा है नेपाल के उत्तर पश्चिमी कोने पर लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख का सीमा विवाद। वर्तमान में ये पूरा क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है। नेपाल दावा करता है कि 1922 की जनगणना के अनुसार यहाँ के लोगों की गिनती नेपाल में हुई थी और इसीलिए ये ज़मीन उनकी है। सच तो ये है कि चीन इन पहाड़ों को हटा नहीं सकता, इसीलिए वो अपनी कमी को छुपाने के लिए दोनों देशों के बीच राजनीतिक भ्रम और विवाद पैदा करके अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता है। राजनीतिक नक्शे और सीमा विवाद इस रिश्ते की पूरी कहानी नहीं कहते। दोनों देशों की असली ताकत किसी सरकारी संधि में नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद उनकी साझा संस्कृति में है। काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और आत्मिक संबंधों का जीवंत प्रमाण है। इस जुड़ाव की गहराई का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब भारतीयों की तरफ से वहां एक डायलिसिस अस्पताल खोलने की बात सामने आई, तो मंदिर के पुजारियों ने इसके लिए सिर्फ 1 रुपए में ज़मीन उपलब्ध कराने की पेशकश कर दी। कूटनीति के पन्ने जब विवादों में उलझ जाते हैं, तब यही सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर और आपसी आस्था दोनों देशों के लोगों को मजबूती से बांधे रखती है। सरकारें आती जाती रहेंगी, नीतियां बदलेंगी, कोचिंग बैन जैसे नए फैसले लिए जाएंगे और सीमा विवाद भी सुर्खियां बनेंगे। नेपाल और भारत का ये अटूट मेल हिमालय की ठोस भौगोलिक सच्चाई और पशुपतिनाथ की साझा आस्था की बुनियाद पर खड़ा है, जिसे कोई भी राजनीतिक चाल या बाहरी ताकत कमजोर नहीं कर सकती।